गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। तो बेटा आपने लास्ट टाइम पढ़ा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या हैं। एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। तो इन कंपोनेंट को अगर अप्लाइड ईएमएफ में अप्लाई कर देता हूँ तो हर कंपोनेंट में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो डिफरेंट फेस का होगा, है ना। ये सभी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अब फेस क्या होता है, जो साइन के साथ ये चीज़ जो लगती है इधर, इसे बोला जाता है फेस। ये आप पढ़ चुके हैं, राइट। अगर आर की बात होगी तो आर के केस में इस अप्लाइड ईएमएफ के कॉरस्पॉन्डिंग इतना करंट होगा। तो आपने क्या देखा कि ईएमएफ का फेस और करंट का फेस आर के केस में एक जैसा है। अगर एक जैसा है इसका मतलब हो गया फेस डिफरेंस कितना हो गया, तो फेस डिफरेंस 0 हो गया। क्योंकि फेस डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ के फेस से करंट का फेस को माइनस करना, है ना। तो दोनों का फेस एक जैसा है तो फेस डिफरेंस 0 हो गया। लेकिन अगर मैं एल का केस लेता हूँ तो एल के केस में जो करंट प्रोड्यूस होगा उसमें फेस जो है वो ईएमएफ से बड़ा रहेगा। जब फेस बड़ा हो गया करंट का तो जिसके कारण फेस डिफरेंस की वैल्यू जो है नेगेटिव आ जाएगी। क्यों? इसका फेस छोटा, करंट का फेस बड़ा। ईएमएफ के फेस से जब करंट का फेस माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। ये फिर इसी ईएमएफ के कॉरस्पॉन्डिंग जब सी की बात होती है तो सी के केस में हमारे पास जो फेस बनता है वो फेस जो है ईएमएफ के फेस से छोटा हो जाएगा। तो छोटा होना का मतलब हो गया कि दोनों के बीच में फेस डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आ गया। तो फिर आपने पढ़ा था कि फेस डिफरेंस 0 का मतलब क्या हुआ, फेस डिफरेंस नेगेटिव का मीनिंग और फेस डिफरेंस पॉजिटिव का मीनिंग क्या हो गया। फेस डिफरेंस 0 किस कंपोनेंट में आता है, फेस डिफरेंस पॉजिटिव किस कंपोनेंट में आता है, फेस डिफरेंस नेगेटिव किस कंपोनेंट में आएगा, है ना। ये चीज़ आप याद रखेंगे, है ना। तो फेस डिफरेंस 0 का मतलब हो गया कि ईएमएफ और करंट में कोई भी लीड नहीं कर रहा है, दोनों ही मैक्सिमम और मिनिमम सेम टाइम पे लेके चल रहे हैं आपको, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आर के केस में अगर डायग्राम बनाई होती तो ये हमारे पास अगर ईएमएफ की आती तो करंट की डायग्राम भी इसके साथ साथ ये होता है सेम फेस का मतलब, है ना। अगर ये ईएमएफ है तो डॉट वाला करंट। क्यों? क्योंकि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, तो देखिए ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इतना और करंट का मैग्नीट्यूड इतना। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड और करंट का मैग्नीट्यूड को अगर हम कंपेयर करें तो जो पीक वैल्यू होगी ईएमएफ की हमेशा करंट की पीक वैल्यू से ज़्यादा आएगी। तो इसलिए जो करंट का लाइन है वो हम ईएमएफ के नीचे रखेंगे, है ना। कल को कोई स्टूडेंट ऐसे कहता है कि ये हमारे पास ईएमएफ और ये हमारे पास करंट तो सेम फेज तो ये शो कर रहे हैं लेकिन डायग्राम गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने बता दिया कि करंट का जो पीक वैल्यू है वो ईएमएफ से ज़्यादा है, वो कभी पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से तो इधर आ गया ई और आई और इधर आ गया टाइम, है ना। इसको अगर आपने बनाना होगा तो मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास ई है तो यही हमारे पास आई। तो आई का देखिए मैंने एम्पलीट्यूड जो है एरो उसका छोटा रखा, ई का एरो बड़ा रखा। क्यों? इस केस में ये डायग्राम जो है दोनों सेम एंगल के आ रहे हैं, इसमें फेस डिफरेंस की वैल्यू 0 आ रही है ना। अगर आप इसको फेजर डायग्राम बनाना होगा तो ये देखिए कितनी फेस आ रहा है ईएमएफ का ओमेगा टी। तो आप मान के चलिए कि ये एंगल हमारे पास ओमेगा टी है और ये ईएमएफ की बात हो रही है। तो करंट का कितना फेस है इसमें, करंट का फेस भी ओमेगा टी, तो इट मीन उतना ही एंगल, तो ये आ जाएगा हमारे पास। लेकिन ये करंट, तो करंट की पीक वैल्यू आप देखेंगे तो जहाँ तक आगे, ईएमएफ की पीक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो जहाँ तक आगे। तो कभी आप ऐसा नहीं करेंगे
कि नहीं जी करंट की एंगल तो उतना ही है, लेकिन करंट का एरो जो है ईएमएफ से ज़्यादा कर दें। करंट का एरो ईएमएफ से ज़्यादा करने का मतलब हो गया, एरो की लेंथ ज़्यादा करने का मतलब हो गया कि करंट की पीक वैल्यू ईएमएफ से ज़्यादा है, वो गलत हो जाएगा। तो इस टाइप की डायग्राम को बोलते हैं फेज़र डायग्राम, है ना। फेज़र डायग्राम का मतलब हो गया जो डायग्राम जो है करंट और ईएमएफ के फेज को रिप्रेजेंट कर रही है, फेज के बीच में रिलेशन शो कर रही है, राइट। इसी तरीके से अगर मैं इनको बोलूं कि इनको आपने निकालना है और वो क्या आएगा, तो एक प्योरली रजिस्टिव सर्किट ले लेता हूँ। ये आगे प्योरली रजिस्टिव सर्किट, इसमें ये एसी सोर्स लगा हुआ है ना। इस टाइप की सर्किट को बोलते हैं प्योरली रजिस्टिव सर्किट। प्योरली रजिस्टिव सर्किट का मतलब होता कि इस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो मान के चलो कि ये इसमें करंट जा रहा है और आपने ईएमएफ कितना अप्लाई कर दिया, इतना ईएमएफ अप्लाई कर दिया और इतना आई उसमें करंट जा रहा है, ठीक है। तो जब ये करंट इससे जाएगा, है ना, तो अंडरस्टूड है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, आर रेजिस्टेंस कितनी है, आर करंट कितना जा रहा है, आई, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास है वी, इसी चीज़ को आप इस केस में क्या लिखा हुआ है ई, तो आप ई इक्वल टू आर आई लिखेंगे इसकी जगह पे, है ना। ये जर्नल केस में लिया ना जो ओम्स लॉ है, लेकिन इस केस में तो ईएमएफ को आपने बी लिखा है। यहाँ पर भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, कुछ बुक ऐसे लिखती है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तब आपने बी की जगह बी ही रखना। लेकिन हमने ई लिखा हुआ ईएमएफ के लिए, तो बी की जगह ई लिख दिया। अब ई एसी की फॉर्म में किसके बराबर होगा, वो होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, इक्वल टू आर आई। लेकिन अगर हमें आई निकालना है तो आर ई नॉट अपॉन आर, ये आ गया, है ना। अभी आपने देखा कि किसी भी इक्वेशन में देखें तो साइन से पहले जो होती है वो पीक वैल्यू होती है और साइन के बाद जो है वो फेस है। तो इसका मतलब ये फेस बन जाएगा इसका, और ये करंट की पीक वैल्यू। तो करंट की पीक वैल्यू को आप आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आ गया। तो ये इक्वेशन बन गई इस केस में, है ना। तो क्या देखा आपने, कितने फेस का ईएमएफ अप्लाई किया था, ओमेगा टी। ओमेगा टी फेस का ही करंट जनरेट हुआ और फेस डिफरेंस जीरो हुआ। इसका मतलब है फेस डिफरेंस जीरो का मतलब क्या हो गया, ये चीज़ें आपने ऊपर पड़ी हुई हैं, इसकी इस तरीके की डायग्राम बनेगी, इस तरीके की फेस डायग्राम बनेगी, या इस तरीके की सिंपल डायग्राम फेस डिफरेंस जीरो की बना सकते हो, जिनका मतलब हो गया कि ईएमएफ और करंट दोनों में से कोई भी लीड नहीं करेगा। अगर जहाँ पे ईएमएफ जीरो है तो करंट भी जीरो है। इतने टाइम में जहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम है तो करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम है। ये बात अलग है कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू से कम है, लेकिन है मैक्सिमम। फिर जहाँ पे दोनों जीरो हो जाएंगे, जहाँ पे दोनों ही मैक्सिमम हो जाएंगे, फिर जहाँ दोनों पे जीरो हो जाएंगे। तो मतलब साथ साथ चल रहे हैं वो, कोई भी आगे नहीं चल रहा, कोई भी पीछे नहीं चल रहा। अगर एक अपनी पीक वैल्यू पे लेता है जिस टाइम पे, उतने टाइम में दूसरा भी अपनी पीक वैल्यू ले लेता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। अब आप ये चीज़ तो जानते हैं, ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो जितनी भी बाकी इक्वेशनें आपने लेनी है उसमें ये आर जो आएगा, है ना, मतलब डिनोमिनेटर में इसकी जगह पे जो भी आएगा वो उसकी रेजिस्टेंस मानी जाएगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं ये क्या रहेगा। और दूसरा आप अगर इधर देख रहे हैं, अब एक इधर क्या है ई नॉट अपॉन आर, इधर क्या है आई नॉट। तो इसका मतलब हो गया आई नॉट आपने ई नॉट अपॉन आर की जगह पर लिखा है ना। तो जहाँ से क्लियर हो गया कि ई नॉट जो है वो आई नॉट से बड़ा है, क्योंकि ई नॉट को अगर आर से डिवाइड कर रहे हैं तब जाके आई नॉट बनता है। तो इट मीन्स ई नॉट जो है बड़ा है। जहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि हमेशा पीक वैल्यू ईएमएफ की बड़ी रहेगी एज़ कंपेयर टू करंट। तो मान के चले सेकंड केस में ले लेता हूँ कि अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तब क्या होने वाला है, इंडक्टिव सर्किट है ना, तब क्या होने वाला है। इंडक्टिव सर्किट का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है ना, ये एसी सोर्स, ये इंडक्टर को आप पहले बोल। तो इतनी ही ईएमएफ आपने अप्लाई कर दी, ये ईएमएफ अप्लाई कर दी और ये इसमें आई करंट जाएगा। तो जैसे ही इसमें आई करंट जाएगा तो अंडरस्टूड जो है इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, है ना। और ईएमएफ प्रोड्यूस किसकी वजह से हुआ,
अप्लाइड ईएमएफ की वजह से हुआ वो उसको अपोज करेगा। ठीक है, तो आपने जब ये चीज़ इसमें ईएमएफ अप्लाई की आपने इतनी, तो क्या देखा कि हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डेफिनेशन तो आपको पता ही है, एल जिस रेट से करंट चेंज हो रहा है। तो ये करंट हम क्यों बोलेंगे चेंज हो रहा है, क्योंकि ये एसी सोर्स है तो अल्टरनेट करंट ही होगा। तो जब अल्टरनेट करंट इससे जा रहा है टर्न से, है ना, तो इसका मतलब हो गया कि इसमें इंड्यूस ईएमएफ। अब अप्लाइड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसे, इंड्यूस ईएमएफ की ऐसे, है ना। तो इसका मतलब हो गया टोटल ईएमएफ कितनी बन गई, तो टोटल ईएमएफ आ गई अप्लाइड ईएमएफ प्लस इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस चीज़ को नोट रखें। अब बड़े वाली ई जो है अप्लाइड के लिए लिख रहा हूँ मैं, है ना, अप्लाइड ईएमएफ, और छोटी ई जो है मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए लिख रहा हूँ। और टोटल कितनी बन गई, ई प्लस ई, राइट। अब आपने क्या देखा कि जब इससे करंट जाएगा इसमें तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, है ना, क्योंकि इंडक्टर है। तो प्योरली इंडक्टर के केस में हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। फॉर प्योरली इंडक्टर टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जीरो। पोटेंशियल ड्रॉप मीन, इसका मतलब हो गया अगर E प्लस ई का हम सम करें तो वो जीरो आएगा। E क्या है, अप्लाइड ईएमएफ, है ना। तो अप्लाइड ईएमएफ हमारे पास क्या है, तो अप्लाइड ईएमएफ हमारे पास है E नॉट साइन ओमेगा टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास है माइनस एल डी आई डी टी इक्वल टू जीरो। ये देख रहे हैं आप, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो जीरो। इट मीन्स E नॉट साइन ओमेगा टी, इसको मैं इधर आने दूँ, एल डी आई अपॉन डी टी, है ना। इसका मतलब हो गया एल डी आई इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। इसका मीनिंग हो गया डी आई इजकल टू ई नॉट, एल जहाँ आएगा साइन ओमेगा डी टी। हमें जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आई बन जाएगा और इधर ई नॉट अपॉन एल हो जाएगा। और जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखेंगे साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कास ओमेगा टी होती है और ओमेगा वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग हो गया कि ये माइनस ई नॉट ओमेगा बाहर आने दो, ओमेगा एल कास ओमेगा टी हो जाएगा, है ना। लेकिन हमने अप्लाइड ईएमएफ जो है साइन की फॉर्म में की है, तो जहाँ पे भी यहाँ पर हमने साइन की फॉर्म में लेना होगा तो ये हमारे पास आई आ गया, ये हमारे पास ई नॉट अपॉन ओमेगा एल आ गया, है ना। तो कास ओमेगा टी को मैं क्या लिख लेता हूँ, साइन, और जहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ इसका 90 माइनस थीटा जो है वो कास थीटा होता है। ये माइनस भी है इसके साथ अभी, तो ये आ गया साइन 90 माइनस ओमेगा टी। क्यों, क्योंकि 90 माइनस थीटा वो कास थीटा होता है। तो यहाँ पे कास ओमेगा टी को आपने क्या कर दिया, साइन 90 माइनस ओमेगा टी। तो माइनस बाहर भी है, जब इस माइनस को भी मैं अंदर लेके चलूँगा तो आप ये चेंज कर दीजिए, ओमेगा टी को पहले लिखिए, 90 को बाद में लिखिए, 90 को π/2 भी लिखते हैं। अब मैंने बोला कि ये सारी ही जो है पीक वैल्यू होगी, तो इसका मतलब ये आ गया साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो देखा आपने कितने फेस जो है ओमेगा टी फेस का ईएमएफ अप्लाई किया था, ओमेगा टी माइनस 90 फेस का जहाँ पे करंट जनरेट हो गया हमारे पास, राइट। तो इससे क्या पता चला आपको कि ये जो है प्योरली इंडक्टिव सर्किट में हमारे पास जो करंट बना वो 9 ईएमएफ के फेस से कम है, राइट। एक मिनट में पीछे देखता हूँ। इंडक्टर के केस में मुझे लगता है कि थोड़ा गलत बोल दिया था। इंडक्टर के केस में ये फेस माइनस नहीं, हाँ इसे नोट कर लें, क्योंकि अभी आपने डेरिवेशन की, ये तो ओमेगा टी माइनस में आया था, अभी आपने देखा जी
ओमेगा टी माइनस, तो ये माइनस में आएगा तो ये पॉजिटिव फेस आएगा, है ना। और अंडरस्टूड अगर ये माइनस में आया तो फिर ये प्लस में होगा तो ये नेगेटिव फेस होगा। इसे प्लीज़ ठीक कर लें वापस। जो हमने बताया था कि एल के केस में फेस डिफरेंस नेगेटिव आता, वो नेगेटिव नहीं, वो तो पॉजिटिव आया, क्योंकि आपने ईएमएफ के फेस से जब ये फेस माइनस करना है तो ये यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। इसे आप ठीक कर लें। ये जहाँ पे जब डेरिवेशन की मैंने तो नज़र आया हमें कि ये तो नेगेटिव आना चाहिए, तो ये चीज़ आया। अब आप देखिए जहाँ पे आई नॉट आपने किसकी जगह पे लिखा, आई नॉट आपने लिखा ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और पिछले क्वेश्चन में आई नॉट किसकी जगह पे था, ई नॉट अपॉन आर। तो ये जो चीज़ थी वो रेजिस्टेंस थी, इसका मतलब इस केस में रेजिस्टेंस ये आ जाएगी। तो इस केस में रेजिस्टेंस इतनी। अब रेजिस्टेंस वाले केस में क्या था कि ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुई थी उसमें पोटेंशियल ड्रॉप भी हुआ था, और इसमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ। तो इस केस में आप सिर्फ इतना एक चीज़ बात याद रख लेंगे कि रेजिस्टेंस का एक और नाम ले लीजिए, रिएक्टेंस, है ना। तो इस केस में रिएक्टेंस कितना आया, वो आया ओमेगा एल। बाकी ये याद रखें कि रिएक्टेंस क्या है, रिएक्टेंस भी रेजिस्टेंस का दूसरा नाम है। फिर रिएक्टेंस क्यों आपने उसको बोला, सिर्फ इतना बोला रिएक्टेंस उसको, क्योंकि एक माइनर सा डिफरेंस भी है। रेजिस्टेंस के केस में पोटेंशियल ड्रॉप होता है और इंडक्टर के केस में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। जो जहाँ पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता उस केस में आप रेजिस्टेंस के बजाय रिएक्टेंस बोले, और रिएक्टेंस को एक्स से डिनोट करते हैं, और इंडक्टर की बात हो रही है तो एक्स एल ओमेगा एल के बराबर है। इस चीज़ को भी दिमाग में रख के चलेगा, एक्स एल जो है वो ओमेगा एल के बराबर है, ठीक है। जब इसकी कहीं डायग्राम की बात आएगी तो डायग्राम में क्या देखा आपने कि करंट का फेस कम है तो करंट पीछे रहेगा, तो मान के चलें कि ये ईएमएफ है हमारे पास, है ना, ये ईएमएफ है, तो करंट का फेस ईएमएफ और जहाँ से शुरू हो गया तो करंट थोड़ी देर के बाद, इतने टाइम बाद शुरू हुआ, तो इसलिए करंट को आपने इस तरीके से लेना और फाई का गैप डालना, है ना। तो जहाँ पे इस एंगल यहाँ पर ईएमएफ कितना है 0, तो करंट जहाँ पे पीक वैल्यू, जहाँ पे ये कितना है। बाकी ये चीज़ याद रखें कि ये मैंने थोड़ा इससे ऊपर कर दिया, ये इससे नीचे, इससे अगर इस ईएमएफ इतना है तो करंट उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, करंट उससे पीछे रहना चाहिए, मतलब ऐसे आना चाहिए, है ना। करंट की पीक वैल्यू से कम ही आनी चाहिए, इस चीज़ को भी दिमाग में रखें, है ना। ये आ गया। तो अब आपने यहाँ से क्या देखा कि जहाँ से हमने ये देखा कि ये हमारे पास करंट की है, तो करंट हमेशा 90 डिग्री पीछे है। देखिए ये 0 है, ये 90 है ना, और ये 180 है। तो करंट जो है इस टाइम पे शुरू नहीं हुआ, वो 90 डिग्री बाद में कुछ टाइम बाद आना शुरू हुआ, है ना। और ये अगर हमें इसे और बताना है तो आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, है ना। इस मीन अभी तक ये इसकी नेगेटिव वैल्यू थी, है ना, इस तरफ नेगेटिव होता है ना 0 के इधर, तो करंट की नेगेटिव वैल्यू थी, लेकिन उस समय ये 0 था, है ना। मान के चलो कोई इस तरीके से कि जहाँ से कोई चीज़ चलना शुरू हुई लेकिन एक इधर है, तो जितनी देर, और हमें काउंट जहाँ से करना टाइम, तो जितनी देर हमने इसके लिए t0 बना उस समय ये जहाँ पहुँच गया था, है ना, तो ये उस समय जहाँ पहुँचा, तो ये हमेशा पीछे रहेगा। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं या सिर्फ आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। अगर इसका फेज़र डायग्राम बनाना आपने, तो फेज़र डायग्राम में पहले आप ईएमएफ का बना लीजिए। ईएमएफ कितना एंगल बना रहा था, इतना, और इसकी पीक वैल्यू यहाँ आ गई, और करंट की ओमेगा 90 डिग्री पीछे है ना। तो ये तो करंट के लिए आप पीछे बना लीजिए थोड़ा, ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों के बीच में एंगल ये 90 डिग्री है ना, तो ये कितना बन जाएगा, तो ये 90 से ये चीज़ माइनस कर दो, नहीं ये टोटल, तो ये दोनों के बीच में हमारे पास एंगल आ गया कि टोटल एंगल हमारे पास 90, ये वाला ये ओमेगा टी है, तो ये 90 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, है ना। और इसकी पीक वैल्यू देखो इतनी, तो आप देख सकते हैं करंट की पीक वैल्यू, अगर मैंने कल को करंट को जहाँ तक ले लिया और ये देखिए पीक वैल्यू, तब करंट की पीक वैल्यू बढ़ जाएगी। तो एंगल तो उतना ही रहा, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एरो की लेंथ जो है, करंट के एरो की लेंथ हमेशा ईएमएफ के एरो की लेंथ से कम लेनी है ना। तो इस चीज़ को सिमिलरली आप प्योरली कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो कैपेसिटेंस के बारे में अगर ई जो है वो इतना आया होगा तो उस केस में करंट कितना बनेगा,
तो करंट का जो फेस है वो ईएमएफ के फेस से 90 डिग्री बढ़ जाएगा, है ना। जैसे इधर 90 डिग्री कम हुआ था, तो अब इस तरीके से तीनों को कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।